हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग टॉपिक के अंतर्गत एजुकेशन तथा साइकोलॉजी तथा हिस्ट्री से संबंधित तथ्यों की चर्चा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे एजुकेशन तथा साइकोलॉजी हिस्ट्री से संबंधित समस्त क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में किस प्रकार से आते हैं आप देख पाने में सक्षम होंगे और सॉल्व कर पाने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द आर्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर। दोस्तों, आप लोग क्वेश्चन का आंसर अपने मन में करते रहिए, उसके बाद मिलान करिए कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी इज द आर्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर। तो इसका आंसर क्या होगा? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, मानव व्यवहार का क्या है? विज्ञान। मानव व्यवहार का क्या है? विज्ञान है। ओके, तो अब देखिए, साइकोलॉजी के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, रिवीजन करें, तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो साइकोलॉजी उत्पत्ति कहाँ से होती है? एक दर्शन शास्त्र का विषय होता है। विषय कौन था? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र से साइकोलॉजी आई। ठीक है, दर्शन शास्त्र। इसलिए दर्शन शास्त्र को हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान की जननी कहा जाता है, या मदर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, दर्शन शास्त्र में किन विषयों का अध्ययन किया जाता था? तो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसी शाखा में एक वैज्ञानिक थे, दर्शन शास्त्री थे, जिनका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या किया? एरिस्टोटल ने बोला कि यदि हमें मानव को समझना है, मानव मस्तिष्क को समझना है, तो हमें आत्मा को समझना पड़ेगा। और इस प्रकार से एरिस्टोटल जी विज्ञान लाते हैं, जिसे आत्मा का विज्ञान बोला जाता है। इसका विज्ञान बोला जाता है, आत्मा का विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, बाद में धीरे धीरे चलते हुए ये परिभाषा क्या हो जाती है? इसको खारिज कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि यदि कोई चीज वास्तव में विज्ञान है, तो उस पर प्रयोग किया जाना चाहिए, वो मूर्त रूप में होनी चाहिए। और आत्मा कोई मूर्त रूप नहीं है, ठीक है, अमूर्त है, जिस पर प्रयोग संभव नहीं है। इसलिए इसके आत्मा का विज्ञान है, इसको क्या कर दिया गया? सिरे से खारिज कर दिया। और बाद में क्या होता है? बताया जाता है कि ये किसका विज्ञान है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, किसने बोला था? पाम्पोनाजी। ठीक है, इसके समर्थक कौन थे या किसने बोला था? तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान पाम्पोनाजी ने बोला था। ठीक है, बट बाद में चलते चलते ये भी परिभाषा क्या हो गई? सिरे से खारिज हो गई, क्योंकि मन भी क्या है? अमूर्त है, और इस पर भी प्रयोग संभव नहीं है। ठीक है, और 17वीं शताब्दी में इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया गया। उसके बाद एक नया विज्ञान आता है, जिसे बोलते हैं चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान किसने बताया? विलियम वुंट ने बताया। चेतना का विज्ञान किसने बताया इसे? चेतना का विज्ञान विलियम वुंट जी बताते हैं। और इन्होंने बताया कि हमें चेतना का अध्ययन करना होगा। किसका अध्ययन करना होगा? चेतना का अध्ययन करना होगा। विलियम वुंट अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्हें अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो विलियम वुंट को अमेरिका में क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का जनक बोला जाता है, विलियम वुंट को। ठीक है, अरिस्टोटल को क्या बोला जाता है? तो अरिस्टोटल को मनोविज्ञान का जनक या फादर ऑफ साइकोलॉजी बोला जाता है। अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? विलियम वुंट को बोला जाता है। ठीक है, तो चेतना क्या है? चेतना भी किसी विषय वस्तु को देखकर जो संप्रत्यय हमारे मन में बनता है, या मानसिक स्थिति का जो आंतरिक रूप है, उसी को हम क्या कहते हैं? चेतना बोलते हैं। और ये जो विलियम वुंट थे, इन्होंने अपना सर्वाधिक योगदान दिया मनोविज्ञान के विकास में। क्या क्या योगदान दिया? तो सबसे पहले उनका योगदान था कि 1879 में लिप्जिग नगर में
लिप्जिंग नगर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में, लिप्जिंग नगर में, ठीक है, लिप्जिंग विश्वविद्यालय जर्मनी में एक प्रयोगशाला की स्थापना की, ठीक है, जिसमें किशोर या किशोरियों की चेतना का अध्ययन किया गया। किशोर या किशोरियों की चेतना का अध्ययन किया गया, ठीक है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान के विषय में प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो विलियम वुंट ने की 1879 में लिप्जिंग नगर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, जिसका अब वर्तमान में नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। और इन्होंने सबसे पहले किशोर किशोरियों की चेतना का अध्ययन किया, ठीक है। इस पर अध्ययन किया, चेतना या संवेदना पर अध्ययन किया, ठीक है। और इन्होंने क्या करते, इससे पूर्व मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का विषय, इसका विषय था, दर्शन शास्त्र का विषय था। लेकिन 1880 में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। किसका दर्जा दिलाया? विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया, ठीक है। इन्हीं सब योगदान के कारण फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसे बोलते हैं? तो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी विलियम वुंट को बोला जाता है, विलियम वुंट को बोला जाता है। तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, फिर सिगमंड फ्रायड ने भी धीरे धीरे क्या बता दिया था कि मन के 3 भाग होते हैं, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। इन सब चीजों से इनकी भी परिभाषा को क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। यहाँ तक कि विलियम मैकडूगल, जिनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है, विलियम मैकडूगल, विलियम मैकडूगल, जिनकी एक अच्छी पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। इन्होंने इसमें बुक में जो लिखी थी 1908 में, इस बुक में चेतना को बहुत ही बुरा शब्द बोला। किसने? विलियम मैकडूगल ने। इनकी बुक का नाम था द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। चेतना को बुरा शब्द बोला। और बाद में क्या आता है? व्यवहार का विज्ञान आता है। किसका विज्ञान आता है? व्यवहार का विज्ञान, ठीक है। मनोविज्ञान को क्या बोला गया? व्यवहार का विज्ञान, जिसके जेबी वाटसन ने क्या किया? इसकी नींव डाली। किसने? जेबी वाटसन ने, ठीक है। तो जेबी वाटसन को क्या बोला जाता है? व्यवहार का जनक बोला जाता है। किसको बोला जाता है? जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, ठीक है। किसका जनक? व्यवहार का जनक। बिहेवियरिज्म का इसको क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, जिस बुक का नाम क्या था? बिहेवियरिज्म। बुक का क्या नाम था पूरा? इनकी पूरी बुक का नाम क्या था? बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म। तो दोस्तों ये बात रही हमारी मनोविज्ञान के इतिहास से संबंधित। इसमें और हमें कुछ चीजें याद रखने की जरूरत है, जैसे विलियम वुडवर्थ का कथन हो गया। विलियम वुडवर्थ का कथन क्या है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, मन को छोड़ा, चेतना खोई, अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो पहली बात हमें ये याद रखनी है, ठीक है। व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो व्यवहारवाद के जनक जेबी वाटसन है। व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी विलियम मैकडूगल ने अपनी बुक में किया था, द आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस बुक में चेतना को बुरा शब्द बताया और व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर मनोविज्ञान से संबंधित एक बात आपको और याद रखनी है कि साइकोलॉजी कितने वर्ड से मिलकर बना है और इसके अर्थ क्या होते हैं। तो साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, आपको याद रखना है। फर्स्ट वन आपका क्या होता है? साइकी, और दूसरा आपका क्या है? लोगस, ठीक है। दोनों वर्ड किस भाषा के हैं? तो यूनान, ग्रीक या ग्रीस, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो यूनान भाषा के क्या हैं? वर्ड हैं, ठीक है। जिसमें साइकी का अर्थ आत्मा, साइकी का अर्थ आत्मा और लोगस का अर्थ अध्ययन करना किसने बताया था? ये गैरिट ने बताया। तो गैरिट ने क्या बताया कि साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा, और लोगस का अर्थ क्या है? आत्म अध्ययन करना। तो आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने बताया? गैरिट ने। उसके बाद एक मनोवैज्ञानिक और आए, इन्होंने भी साइकोलॉजी को तोड़ा, ठीक है। और क्या बताया कि साइकोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, और जिसमें साइकी का अर्थ क्या होता है?
साइकी का अर्थ होता है मन, और साइकी का अर्थ होता है मन, साइकी का अर्थ होता है मन, ठीक है, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो इस प्रकार से मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान, ये किसने बताया? पंपोनाजी ने। तो साइकोलॉजी वर्ड को दो ही मनोवैज्ञानिकों ने बांटा है, एक गैरिट ने और दूसरा पंपोनाजी ने। गैरिट ने बताया साइकी का अर्थ आत्मा, और पंपोनाजी ने साइकी का अर्थ क्या बताया? मन। तो जब भी आपसे साइकी शब्द का वर्ड अर्थ पूछा जाएगा तो आपको क्या बताना है? मन या आत्मा, ठीक है। बाकी चेतना और व्यवहार ये किसी भी मनोवैज्ञानिक ने नहीं बताया है। तो दोस्तों चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर, ठीक है, इसका व्यवहार का विज्ञान है। बिहेवियरल टेक्नोलॉजी इज आल्सो टर्म्ड एज, ठीक है, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी को हम जानते हैं टीचिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसको हम शिक्षण तकनीक के नाम से, अनुदेशन तकनीक के नाम से, प्रशिक्षण तकनीक के नाम से भी जानते हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एजुकेशन, अगर हम एजुकेशन वर्ड की बात करें तो एजुकेशन वर्ड जो डिराइव होता है वो हमारा, कुछ लोग मानते हैं कि एजुकेशन वर्ड का डिराइव किससे हुआ? इजू केयर, ठीक है। इजू केयर का मतलब क्या होता है? टू नरिश, टू नरिश, ठीक है। और फिर कुछ लोग मानते हैं कि इजुक्यूर से क्या हुआ है? इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है टू लीड फोर्थ, यानी आगे ले जाना, ठीक है। टू लीड फोर्थ मतलब आगे ले जाना। और इजुकेटम, इजुकेटम का अर्थ क्या होता है? एक्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है, एक्ट ऑफ टीचिंग। तो इस प्रकार से एजुकेशन क्या है? तो एरिस्टोटल ने परिभाषित किया है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैन। ट्रेनिंग मैन मतलब मानव को प्रशिक्षण प्रदान करने से, टू फुलफिल हिज एम, जिससे वो क्या कर सके? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। बाय एक्सरसाइजिंग, अभ्यास के द्वारा, ऑल द फैकल्टीज, ठीक है, ऑल द फैकल्टीज टू फुलेस्ट एक्सटेंट एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक मानव जो सब मानव का सभ्य समाज में, सोसाइटी में, समाज में क्या हो सके? सभ्य मानव बन सके, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कहते हैं, एरिस्टोटल ने एजुकेशन को परिभाषित किया गया है। तो एजुकेशन के माध्यम से क्या हो जाता है? अपने व्यवहार को परिमार्जन करना, अपने व्यवहार को उन्नतशील बनाना, ठीक है। उसके बाद कौन सा एक वर्ड आता है हमारा? एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है? व्यवहार के परिमार्जन या उन्नयन के लिए, टू डेवलप बिहेवियर और परिमार्जन मतलब उसके उन्नयन के लिए जो व्यवहार का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में अगर हम बात करें तो एजुकेशन साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं? मनोविज्ञान के नियमों या सिद्धांतों का प्रयोग हम शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं। मनोविज्ञान के नियमों या सिद्धांतों का प्रयोग शिक्षा में किया जाता है। जैसे पहला मनोविज्ञान का नियम हो गया व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, ठीक है। तो ये आपका एजुकेशन साइकोलॉजी हो गया। अब चलते हैं हम एजुकेशन से संबंधित विभिन्न क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिससे इस टॉपिक पर हमारी पकड़ और अच्छी हो सके। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन करने का प्रयास करिएगा, फिर हम इसको आपको देंगे, आपको आंसर देंगे, आप मिलाइएगा कि आपने कितना सही किया। एजुकेशन प्रिपेयर्स फॉर रियल लाइफ, प्रिपेयर्स फॉर एग्जामिनेशन, नो यूज फॉर लाइफ टास्क, इंस्पायर्स क्राइमिंग, ठीक है। तो एजुकेशन क्या है? आपको जीवन के लिए तैयार करती है, वास्तविक जीवन के लिए तैयार करती है, एग्जामिनेशन के लिए तैयार करती है। आपके जीवन में इसका कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या होगा? तो एजुकेशन प्रिपेयर्स फॉर रियल लाइफ, आपको वास्तविक जीवन के लिए प्रिपेयर कौन करती है? तो वास्तविक जीवन के लिए एजुकेशन आपको क्या करती है? प्रिपेयर करती है। न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का जो नया कॉन्सेप्ट है वो क्या है? गिविंग इंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग नॉलेज, टीचिंग ओनली, डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी एंड सोशल एफिशिएंसी। तो दोस्तों आपके माइंड में क्या आ रहा होगा?
डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक दक्षता। ये क्या है, हमारा एजुकेशन का नया कॉन्सेप्ट है। क्या है, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास और सामाजिक दक्षता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन इज ओनली ट्रेनिंग ऑफ समथिंग फॉर सम एम, केवल प्रशिक्षण कुछ उद्देश्य के लिए। डीप स्टडी, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च एंड प्रमोट इट एज इम्पॉर्टेंट शेपिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स। मतलब एक विस्तृत अध्ययन, डीप स्टडी, इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण, रिसर्च माने शोध, एंड उसको क्या करना, प्रमोट करना, इट एज इम्पॉर्टेंट सेविंग शेपिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स। ठीक है। सेलिंग नॉलेज, ये भी गलत होगा आपका। स्कूल इज एजेंसी ओनली फॉर एजुकेशन, ये भी आपका रॉन्ग होगा। ओनली ट्रेनिंग ऑफ समथिंग फॉर सम एम, ये भी क्या है, एजुकेशन नहीं है। क्या है, डीप स्टडी, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च एंड प्रमोट इट एज इम्पॉर्टेंट शेपिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स। ठीक है, तो आपका ये एजुकेशन का उद्देश्य है। अगर हम बात करें वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की, तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग एंड नॉन स्टॉप प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। जीवन भर चलने वाली शिक्षा एक प्रक्रिया है और नॉन स्टॉप प्रोसेस ऑफ मानव वृद्धि में क्या होता है, एक प्रक्रम है जो कभी भी रुकती नहीं है। ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है एजुकेशन का। करेक्ट आंसर है। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन एंड पावर टू चेंज आवर नेचर बाय ट्यूनफुल प्रोग्रेस ऑफ आवर फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल पावर्स एंड एबिलिटीज। ठीक है, प्रकाशित करने का माध्यम स्रोत है। ठीक है, एक शक्ति है टू चेंज आवर नेचर, अपनी प्रकृति को चेंज करने का। ठीक है, मानव की प्रकृति को चेंज करने का, बाय ट्यूनफुल प्रोग्रेस ऑफ आवर फिजिकल, भौतिक, मानसिक, ठीक है, आध्यात्मिक पावर्स को और योग्यताओं को। तो ये क्या है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। तो एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग एंड नॉन स्टॉप प्रोसेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ according to Western concept and source of illumination and power to change our nature by tuneful progress of our physical, mental, intellectual and spiritual powers and abilities. So this is the right question, right answer for this question. आगे बढ़ते हैं। नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज, अगर हम नैरोवर एक संकुचित शिक्षा की बात करें, शिक्षा का एक संकुचित रूप से जो हम लोग वास्तविक अर्थ लेते हैं अपने जीवन में, ठीक है, तो क्या, स्कूल इंस्ट्रक्शनल फॉर चाइल्ड। ठीक है, क्या है, एक स्कूली शिक्षा, बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा को भी ये क्या है, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। बट ये नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। बट एजुकेशन की अगर हम ब्रॉडर मीनिंग की, वाइडर मीनिंग की बात करेंगे, तो वाइडर मीनिंग इसकी क्या हो जाती है, टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी। तो बच्चे के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, ये क्या है, वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। स्कूल इंस्ट्रक्शन फॉर चिल्ड्रन, ये क्या है, नैरोअर मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आइए अब अपने आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। तो एनालिटिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। ठीक है, अगर डायनेमिक प्रोसेस क्या है, तो डायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, डायनेमिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो डायनेमिक प्रोसेस अगर हम बात करते हैं, इधर कर लें, तो अगर हम ब्रॉडर मीनिंग की बात करें, ठीक है, एजुकेशन की ब्रॉडर मीनिंग अगर आपसे कोई पूछे कि बोलो ब्रॉडर मीनिंग क्या होती है, तो ब्रॉडर मीनिंग क्या है, डायनेमिक प्रोसेस। एजुकेशन एक कैसा प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, वाइडर मीनिंग क्या है आपका, टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आपका क्या हो गया, एनालिटिकल मीनिंग। ठीक है, अब एजुकेशन डेवलप्स द चाइल्ड बाय ड्राइंग आउट हिज इनवायरनेबल ट्रेंड्स, उसकी जो जन्मजात अभियोग्यताएं हैं, एबिलिटीज उसकी जो योग्यताएं हैं, नेचुरल पावर्स, ठीक है, जो प्रकृति प्रदत्त शक्तियां हैं, ठीक है, तो क्या डेवलप करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। उपर्युक्त सभी। एजुकेशन डेवलप्स द चाइल्ड बाय ड्राइंग आउट
his environments, abilities, natural powers and option number D is the all of the above. आइए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। मीनिंग ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज प्रोसेस ऑफ पुशिंग ready knowledge into the mind, mental progress without considering other traits of personality। ठीक है, मेंटल प्रोग्रेस मानसिक विकास, ठीक है, और व्यक्तित्व के और चीजों को शील गुणों को ध्यान में न रखते हुए केवल मानसिक विकास। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में क्या बोला गया, प्रोसेस ऑफ पुशिंग एंड रेडी, मतलब मस्तिष्क को ज्ञान के लिए तैयार करना, ये न्यू कॉन्सेप्ट है। देन रिस्ट्रिक्टेड टू क्लास परफॉर्मेंस, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, गलत होगा, बी भी गलत होगा, सी भी गलत होगा। बट न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो डेवलप यूनिकनेस बाय पुटिंग इक्वल स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल, शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और सामाजिक डेवलप करना, यूनिकनेस बाय पुटिंग इक्वल स्ट्रेस ऑन डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो ये जो विकास के एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल है, एक्सेप्ट है आपका, ठीक है, मेंटल है, ठीक है, इमोशनल है, सोशल है, इसको समान रूप से क्या करना, वृद्धि करना, डेवलप करना बाय पुटिंग इक्वल स्ट्रेस। ओके, देन एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन इज, फिर बात आती है ओनली ट्रेनिंग ऑफ समथिंग फॉर सम एम। डीप स्टडी ये शायद हम कर चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डीप स्टडी, इन्वेस्टिगेशन एंड रिसर्च एंड प्रमोट इट एज इंपॉर्टेंट शेपिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस इन ऑल फील्ड्स, ये होगा। अब देखिए कुछ हमारे महान समाज सुधारक हुए हैं, कुछ अन्य जो बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने एजुकेशन के बारे में अपने विचार दिए हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से हम उनके विचारों को समझने का प्रयास करेंगे, उनके कोर्स को लर्न करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला हमारा है, एजुकेशन इज नॉट लर्निंग फैक्ट्स बट ट्रेनिंग टू द माइंड टू थिंक। एजुकेशन केवल अधिगम नहीं है, तथ्यों का अध्ययन मात्र नहीं है, बट क्या है, लेकिन प्रशिक्षण है, एक मानव को सोचने के लिए प्रशिक्षित करना। ये किसने बोला कि एजुकेशन इज नॉट लर्निंग द फैक्ट, तथ्यों का अध्ययन नहीं है, क्या है, ट्रेनिंग टू द माइंड, मानव को प्रशिक्षित करना सोचने के लिए। ये कथन किसने कहा गया, तो दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला कि एजुकेशन इज नॉट लर्निंग द फैक्ट्स बट ट्रेनिंग टू द माइंड टू थिंक। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस, टीचर इंस्ट्रक्ट, चाइल्ड फॉलोज एंड अ टीचर गिव्स, चाइल्ड रिसीव्स, सेड बाय। देखिए आपके जॉन एडम ने क्या बोला कि शिक्षण एक बाइपोलर, द्विध्रुवी प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, द्विध्रुवी प्रक्रिया है, बाइपोलर प्रोसेस है, जिसमें क्या करता है, टीचर इंस्ट्रक्ट करता है, शिक्षक अनुदेशन देता है, चिल्ड्रन फॉलो करता है, और टीचर देता है, और चाइल्ड क्या करता है, रिसीव करता है। इन्होंने बाइपोलर प्रोसेस बोला। द्विध्रुवी प्रक्रिया शिक्षा को माना है, ये कौन है, टीचिंग को माना है। ठीक है, तो ये कौन है, हमारे जॉन एडम। ठीक है, तो जॉन एडम ने क्या माना है, बाइपोलर प्रोसेस। जॉन ड्यूवी ने क्या माना है, तो जॉन ड्यूवी ने ट्राइपोलर प्रोसेस माना है। इसमें इन्होंने एक चीज को और जोड़ा है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जॉन ड्यूवी सेड टीचर, स्टूडेंट्स एंड करिकुलम आर सोसाइटी यूनिट्स फॉर एक्टिव एजुकेशनल प्रोसेस, सो एजुकेशन इज ए। इन्होंने क्या बोला, टीचर, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड करिकुलम। ठीक है, तो इन्होंने तीन चीजें मानी, एक शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी, और तीसरा क्या हो गया, पाठ्यक्रम। इसके लिए एक एक्टिव एजुकेशनल प्रोसेस के लिए तीन चीजों का होना आवश्यक है। पहली चीज तो शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी, और तीसरा पाठ्यक्रम। इस प्रकार से जॉन ड्यूवी के अनुसार शिक्षक कैसा प्रोसेस हो गया, एक ट्राइपोलर प्रोसेस हो गया। कैसा प्रोसेस है, ट्राइपोलर प्रोसेस। तो अगर आपसे बाइपोलर प्रोसेस पूछा जाएगा किसने बताया, तो आप क्या बताएंगे, जॉन एडम।
अगर आपसे पूछा जाएगा ट्राइपोलर प्रोसेस तो आप क्या आंसर देंगे, जानते होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इंप्रेशंस फॉर्म्ड बाय पेरेंट्स इन्फ्लुएंसेस ए चाइल्ड एजुकेशन इज कॉल्ड। जो अभिभावक माता पिता के द्वारा बच्चे जिस प्रकार से बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, उस प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, तो उस प्रभाव को नेचुरल डेवलपमेंट, प्राकृतिक विकास, या हेरिडेटरी इफेक्ट, आनुवांशिक प्रभाव, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, वातावरणीय प्रभाव, बोथ ओ एंड ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेरिडेटरी इफेक्ट, आनुवांशिक प्रभाव। जो इंप्रेशन फॉर्म्ड होते हैं अभिभावकों के द्वारा बच्चे के ऊपर, बच्चे की शिक्षा के ऊपर, उसको हम हेरिडेटरी इफेक्ट के नाम से जानते हैं। वो क्या है, आनुवांशिक प्रभाव है, वंशानुगत प्रभाव है। ठीक है। करिकुलम इज द मेन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द, तो करिकुलम पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम किसके बीच में इंपॉर्टेंट लिंक है, किसके बीच की योजक कड़ी है, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है। तो करिकुलम क्या है, करिकुलम एक ऐसी इंपॉर्टेंट लिंक है, योजक कड़ी है, जो टीचर और स्टूडेंट को जोड़े रखने का कार्य करती है। तो करिकुलम इज द मेन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट, टीचर एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में नहीं, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, टीचर एंड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एजुकेशन गिव्स ए ट्रू कैरेक्टर एंड मेक्स ए यूजफुल पर्सन सेड बाय। शिक्षा एक सच्चे चरित्र देती है और एक व्यक्ति को उपयोगी बनाती है। ऐसा किसने बोला था, एक बार सोचिए आप लोग, कैसा बोला था, तो इसको स्वामी विवेकानंद ने बोला था। क्या बोला था कि एजुकेशन एक ट्रू कैरेक्टर एंड मेक्स ए यूजफुल पर्सन। ये स्टेटमेंट किसका है, तो दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which one of the following is not relevant to the process of instruction? Cramming is expired if it is soon forgotten and not useful for tasks of life. Prepares the child for exam. Ready-made doses of knowledge are forced in the child's mind. Takes care of the interest, inclination and abilities of the child. तो इसमें कौन सा रिलेवेंट नहीं है प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो इसमें सोचिए कौन सा नहीं होगा। देखिए यहाँ पर चीजों को आपको थिंक करनी होगी। यहाँ पर देखिए नॉट रिलेवेंट लगा है और बच्चे क्या करेंगे, नॉट को पढ़ने भूल जाते हैं और रिलेवेंट पढ़ते हैं और तुरंत क्या करेंगे, सबसे सही ऑप्शन टेक्स केयर ऑफ द इंटरेस्ट, इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड मार देंगे, या सी पे मार देंगे। ठीक है। तो क्या करती है, क्या नहीं करती है, बोलो क्या नहीं करती है, तो क्रेमिंग इज एक्सपायर्ड, इट इज सून फॉरगेटन, जल्दी भूल जाता है बच्चा। नॉट यूजफुल फॉर द टास्क ऑफ लाइफ, जीवन के टास्कों को करने में उपयोगी नहीं है। तो ये प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए रेलिवेंट नहीं है। इंस्ट्रक्शन से क्या होता है, बच्चा एग्जाम के लिए प्रिपेयर होता है, ये सही है, रेलिवेंट है। रेडीमेड डोजेज ऑफ नॉलेज आर फोर्स इन द चाइल्ड माइंड, ये भी आपका करेक्ट है। टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट, ठीक है, टेक्स केयर ऑफ द इंटरेस्ट, रुचि का ध्यान रखते हैं, इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड, छात्र की योग्यताओं अभिक्षमताओं का भी ध्यान रखती है। ये बी सी डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, बट ऑप्शन ए की बात करें तो इज नॉट रेलिवेंट टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आपको चीजों को ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहले आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। आगे चलते हैं। रिलीजन इज द इनर मोस्ट कोर ऑफ एजुकेशन, ये किसने बोला कि रिलीजन इज द इनर मोस्ट कोर ऑफ एजुकेशन, तो दिस सेंटेंस इज सेड बाय स्वामी विवेकानंद। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, शिक्षा क्या है, स्वात्मानुभूति है, सेल्फ रियलाइजेशन है, ये किसने बोला था, तो दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय याज्ञवल्क, किससे बोला गया था, याज्ञवल्क के द्वारा। आइए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन,
केवल शिक्षित होना ही शिक्षा नहीं है कि आप साक्षर हो गए, आपने 12th पास कर ली, आपने ITI पास कर ली, आपने BA पास कर ली, आप एजुकेटेड हो गए। ऐसा किसने बोला? तो लिटरेसी इज नॉट एजुकेशन, दिस स्टेटमेंट इज सेड बाय, किसके द्वारा? गांधी जी। गांधी जी ने क्या बोला कि 12 पास कर लेना, BA पास कर लेना, इंटर पास कर लेना, BSc कर लेना, ये लिटरेसी है, दिस इज नॉट एजुकेशन। ओके, एजुकेशन इज नॉट लर्निंग द फैक्ट्स बट ट्रेनिंग टू द मैन टू थिंक, ये मैंने बता चुका हूं एक बार। ये किसने बोला है? अल्बर्ट आइंस्टीन। दिस सेंटेंस इज सेड बाय अल्बर्ट आइंस्टीन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, वेरी अच्छा क्वेश्चन है। इन टीचर सेंटर्ड लर्निंग, अधिगम दो प्रकार का होता है, स्टूडेंट सेंटर, टीचर सेंटर्ड। तो टीचर सेंटर्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं, या स्टूडेंट्स क्या होते हैं? पैसिव होते हैं। कौन? स्टूडेंट क्या होते हैं? पैसिव होते हैं, उनकी सहभागिता ही नहीं रहती। हाई लेवल ऑफ स्टूडेंट चॉइस, पावर इज प्राइमरीली विद द स्टूडेंट, ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आपको क्या ध्यान रखना है? टीचर सेंटर्ड लर्निंग में स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं, स्टूडेंट्स निष्क्रिय होते हैं। मेन प्रधान कौन होता है? टीचर होता है। प्रेजेंट एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर, टीचर सेंटर्ड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कैसी है? बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, बच्चों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो प्रेजेंट एजुकेशन क्या है? चाइल्ड सेंटर है, जिसमें बच्चा क्या होता है? विशेष होता है, प्रधान होता है, शिक्षक की भूमिका गौण रहती है। इन स्टूडेंट सेंटर लर्निंग, स्टूडेंट्स क्या होते हैं? पैसिव होते हैं, मैंने ये आपको बताया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आप लाइक करें, तथा वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, तथा ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें, ताकि हमें, हमारे सभी CITS भाइयों को हमारी वीडियो का लाभ मिल सके और साइकोलॉजी के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से हम उनको सॉल्व करते हैं, ये देख पाने में सक्षम हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।